ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कोई बात नहीं, आज का जो टॉपिक रहेगा आगे से ध्यान रखना सभी लोग, कमेंट में स्पेशली, क्योंकि कमेंट भी रिकॉर्ड होती है। जैसे क्लास रिकॉर्ड होती है ना, ये ऐसी आपकी सारी चैट भी रिकॉर्ड होती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। सभ्यता और शिष्टाचार आपको बनाकर रखना है, ठीक है। तो रेखाएं तथा कोण जो हमारा चैप्टर है, यानी लाइंस एंड एंगल्स, उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने, काफी लोगों ने कहा था कि सर लाइंस एंड एंगल शुरू करवा दो, जब आपका वो चल रहा था, हिरोन का सूत्र, ये वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, वो तो हो गया है खत्म। अब बारी आती है रेखाएं तथा कोण की, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है रेखाएं, चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं तथा कोण। ठीक है, तो क्या होती है रेखाएं और क्या होते हैं कोण? कोई मुझे बताएगा रेखाएं क्या होती है, एक रेखा क्या होती है, एक लाइन क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा एक रेखा, एक लाइन क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखा के बारे में, यानी लाइन के बारे में। तो एक रेखा या एक लाइन क्या होती है? तो देखो, एक रेखा या लाइन एक ऐसी, बोल सकते हैं एक ऐसी आकृति होती है जिसका ना तो शुरू का पॉइंट होता है और ना ही कोई अंतिम पॉइंट होता है। मतलब जैसे मैं कह सकता हूं, जैसे सड़क है, कोई कोई सड़क है, कहीं शुरू हुई और वो सीधी चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है, कहीं उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है ना। और ना ही ये पता कि वो शुरू कहाँ से हुई है। जैसे भी हम, जैसे रोड देखते हैं अपने रोज के जीवन में, तो एक सड़क कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, ये पता लगाना मुश्किल है। तो ऐसे ही ऐसी लाइन जिसका ना तो शुरुआत का कोई पॉइंट हमें पता है और ना ही अंतिम पॉइंट हमें पता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी आप नाप ही नहीं सकते कि ये कितनी लंबी रेखा है, या कितने मीटर की है, या कितने सेंटीमीटर की है। ये चीज समझ में आई? एक रेखा या एक लाइन क्या होती है, ठीक है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम नाप नहीं सकते, क्योंकि ना तो हमें इसका ये पता कि ये शुरू कहां से हुई है, और ना ही ये पता कि ये अंत कहां पर हुआ है इसका। और इसको दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं इस चिन्ह का। ये जो एरो लगा हुआ है ना, तीर का निशान, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये लाइन आगे तक जा रही है, ये लाइन आगे तक जा रही है। ठीक है, ऐसे ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है कि ये लाइन आगे तक जा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? हाँ जी, दीपांशु चंपक नाम से स्टूडेंट है। अब मैंने एंट्री दे दी है, अगर फिर से आपने दोबारा ऐसी हरकत की, कमेंट में आप जो भी लिखते हो, अगर दोबारा ऐसी कुछ हरकत हुई, फिर मैं कभी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, रेखा के बारे में समझ आया? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका ना तो कोई शुरुआत का कुछ पता और ना ही अंत का कुछ पता, मतलब ये भी नहीं पता ये शुरू कहां से हुई, और ये भी नहीं पता ये अंत कहां पर हुआ इसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। इसको हम नाप नहीं सकते, ठीक है, इसको हम क्या नहीं कर सकते? इसको हम नाप नहीं सकते। मनीष में मेरी आवाज सभी को सही आ रही है, ये बताओ पहले। सभी को मेरी आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है? मनीष, नेटवर्क पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मौसम भी खराब है, तो आपकी तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी लोगों की तो आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये हुई रेखा के बारे में बात। अब दूसरी चीज है रेखाखंड। अब ये रेखाखंड क्या होता है? मतलब रेखा का कोई खंड, यानी रेखा का कोई टुकड़ा। ये एक रेखा है, इसमें से अगर मैं कोई टुकड़ा निकाल लूं, इसमें से मान लो मैंने इतना टुकड़ा निकाल लिया, इतना, ठीक है, और इसको निकालकर मैंने यहां पर बना दिया, तो मुझे इस रेखा खंड का पता है कि कितनी लंबी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसका शुरुआती पॉइंट भी पता है, यहां से शुरू हुई है,
और यहाँ ये खत्म हुई है, यहाँ ये शुरू हुई है और यहाँ ये खत्म हुई है। तो हाँ, पार्ट ऑफ अ लाइन, तो ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जिसको हम नाप सकते हैं, ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जिसको हम नाप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, रेखाखंड क्यों है? क्योंकि ये रेखा का एक खंड है, रेखा का एक टुकड़ा है, पार्ट है। तो इसका शुरुआती पॉइंट भी हमें पता है, यहां से शुरू हुई है, और अंतिम पॉइंट भी हमें पता है, यहां पर अंत हुआ है इसका। तो ये क्या होती है? हमारी रेखा खंड। ठीक है, तो रेखा क्या थी? जिसका ना हमें शुरुआत का पता, ना हमें अंत का पता, उसको हम रेखा कहते हैं। रेखा खंड क्या होता है? जिसको हम नाप सकते हैं, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट कि कहां से शुरू हुई है और अंतिम पॉइंट कहां पर इसका अंत हुआ है, वो दोनों चीज पता है, तो उसको हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है? किरण। तो किरण क्या होती है? किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसका हमें शुरू का पॉइंट तो पता है, मतलब वो शुरू कहां से हो रही है, मान लो इस पॉइंट से शुरू हो रही है, लेकिन वो जा कहां तक रही है हमें नहीं पता, यानी अंतिम पॉइंट जिसका ना पता हो। और उसको हम कैसे दर्शाते हैं? एरो से दर्शाते हैं। ये जो एरो, ये जो लगा हुआ है ना, ऐसे जो मैं लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये आगे तक जा रही है लाइन। ठीक है, ये जो एरो मैंने यहां पर लगाया है, इसका मतलब क्या है? कि ये लाइन आगे तक जा रही है, लेकिन ये पता है कि ये शुरू यहां से हुई है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो सबको समझ में आया रेखा, रेखाखंड और किरण में अंतर? ठीक है, तो रेखा क्या होती है? जिसका हमें अंतिम और प्रारंभिक बिंदु, अगर मैं यहां पर लिखूं, तो रेखा का हमें ना तो अंतिम बिंदु पता है और ना ही प्रारंभिक बिंदु पता है। ठीक है, रेखाखंड का, रेखाखंड का हमें अंतिम बिंदु भी पता है और प्रारंभिक बिंदु भी पता है, और किरण का हमें अंतिम बिंदु नहीं पता लेकिन प्रारंभिक बिंदु पता है। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया है तीनों में सभी को, रेखा, रेखाखंड और किरण में? जल्दी से बताओ। अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके दिखा दीजिए। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ रेखा। दोबारा बताना है? ठीक है मनीष, दोबारा बताता हूं। देखो, रेखा वो होती है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सारी चीज। यहां मैंने लिखा रेखा, रेखाखंड और किरण। तो इस दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रारंभिक बिंदु, एक होता है क्या? प्रारंभिक बिंदु किसी भी रेखा का, और एक होता है अंतिम बिंदु। ठीक है, किसी भी रेखा के दो बिंदु होते हैं, एक तो प्रारंभिक और एक अंतिम बिंदु। ठीक है, अब अगर हमें किसी रेखा का प्रारंभिक बिंदु भी नहीं पता और अंतिम बिंदु भी नहीं पता, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेखा या लाइन कहते हैं। जैसे मैंने ये एक यहां पर रेखा बनाई, ठीक है, और ये जो एरो का निशान है ये दर्शाता है कि मुझे इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु पता है कि है प्रारंभ कहां से हुई है। ठीक है, तो ये एरो का निशान दर्शा रहा है कि ये आगे तक जा रही है। ऐसे ही ये एरो का निशान दर्शा रहा है कि ये आगे तक जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसका ना तो मुझे प्रारंभिक बिंदु पता है कि शुरू कहां से हुई है, और ना ही ये पता है कि खत्म कहां पर हुई है। उसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखाखंड वो होता है जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु भी पता हो और अंतिम बिंदु भी पता हो। ठीक है, जैसे मैंने ये लाइन बनाई सिंपल, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु ये हो गया। अगर मान लो ये एरो का चिन्ह में लगा देता है, तीर का निशान लगा देता, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे पता नहीं है। ठीक है, और तीसरी चीज है किरण, यानी जिसका मुझे प्रारंभिक बिंदु तो पता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता। जैसे सूरज से किरण निकलती है, तो उस ये तो पता है कि वो आ कहां से रही है, कहां से आ रही है? सूरज से आ रही है, लेकिन जा कहां तक रही है ये आप नाप सकते हो? पूरी पृथ्वी पर जाती है वो, मतलब पूरी पृथ्वी पर जाती है ना सूरज की किरण। तो क्या वो डिस्टेंस आप नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। तो किरण भी तो ऐसी होती है, उसका हमें प्रारंभिक पता है कि वो आई कहां से है, लेकिन वो जा कहां तक रही है हमें नहीं पता। तो उस ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्लियर है?
अब बात आती है कि इसको दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, बात आती है कि इसको दर्शाते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पर तीन चीजें बना रहा हूं, एक रेखाखंड और एक किरण। ठीक है, अब देखो, देखने में तो ये तीनों अलग अलग एक जैसी लग रही है, इसमें अंतर कौन बताएगा आपको? अगर मैं तीर का निशान लगा दूं इसमें, तो ये क्या बन गई? रेखा बन गई। क्यों? क्योंकि तीर का निशान क्या कहता है कि ये आगे तक जा रही है। ऐसे ये तीर का निशान क्या कह रहा है? ये आगे तक जा रही है। तो ये क्या है? मान लो इसको मैं नाम दे दूं ए बी, तो ए बी एक क्या है? ये रेखा है, रेखाखंड। तो अब मैं इसमें तीर का निशान नहीं लगा रहा, ना इधर ना इधर, तो इसका मतलब मैं इसको नाम दे देता हूं सिंपल सी डी। तो ये क्या है? एक रेखाखंड। क्यों? क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों पता है। और तीसरा क्या है? किरण। मैं इधर की तरफ लगा देता हूं एक एरो का निशान, तो इसका प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता है, यहां से प्रारंभ हो रही है, लेकिन ये जा आगे तक रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? किरण। जिसका सिर्फ हमें प्रारंभिक बिंदु पता हो, अंतिम बिंदु ना पता हो। और इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लो ई एफ। तो लिखने का तरीका क्या है? अगर आपको रेखा को लिखना है तो आप लिखोगे ए बी और उसके ऊपर बना दोगे ऐसा निशान रेखा का। ठीक है, अगर रेखाखंड को लिखना है तो आप लिखोगे सी डी और ऊपर ये निशान लगा दोगे। और अगर आपको किरण को लिखना है तो आप लिखोगे ई एफ और ऊपर ये निशान लगा दो। ठीक है, मतलब जैसा जो दिख रहा है वैसा आपको उसके ऊपर क्या लगा देना है? चिन्ह लगा देना है। अगर आपको इसको दर्शाना है कि ए बी क्या है, आप ऊपर ये वाला निशान लगा दोगे, तो इसका मतलब क्या है? ए बी एक क्या है? रेखा है। अगर आप सीडी के ऊपर ये वाला चिन्ह लगा रहे हो तो इसका मतलब सीडी एक रेखाखंड है। अगर आप ईएफ के ऊपर ये वाला चिन्ह लगा रहे हो तो इसका मतलब है ईएफ एक किरण। तो दर्शाना सबको समझ आ गया कैसे दर्शाते हैं रेखा, रेखाखंड और किरण को? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सबको क्लियर हुआ दर्शाना कैसे है इनको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कोण या एंगल क्या होता है। तो कोई बताएगा मुझे क्या होता है कोण या एंगल? देखो, हाँ बताइए, कोई बताएगा? जब कोई दो किरण या दो रे या दो भुजा या दो आर्म, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, किसी एक बिंदु से निकलती है। मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, यहां पर बिंदु लिया ये, और यहां से मेरी दो भुजाएं, या कह सकते हो दो किरण में यहां से खींच लेता हूं। एक किरण इसी बिंदु से खींचूंगा मैं, ठीक है, एक किरण मैंने ये खींच ली उसी बिंदु से, जो बिंदु मैंने यहां पर लिया था कॉमन। ठीक है, और क्योंकि ये एक किरण है तो यहां पर एक एरो का चिन्ह आएगा। ठीक है, ये इसका पॉइंट है जहां से शुरू हुई है, और इसी पॉइंट से, इसी बिंदु से मैंने एक दूसरी रेखा खींच ली इस तरीके से, या रेखा नहीं किरण। ठीक है, उसी बिंदु से क्या खींच ली? दूसरी किरण मैंने खींच ली। तो ये दोनों के बीच में जो ये जगह है ना, अगर मैं इसको नापू तो इसको हम कहते हैं कोण। तो कोण कैसे बनता है? जब दो किरणें किसी एक बिंदु से निकलती है। जब दो किरणें किसी एक बिंदु से निकलती है तो कोण बनता है। जैसे ये है, ये देखो, ये एक किरण मान लेता हूं मैं, दिख रही है सभी को? वाई टाइप करके बता दो अगर सभी को दिख रहा है। ये किरण है मेरे पास और ये एक किरण है, ये भी अलग अलग है। सभी को दिख रहा है तो वाई टाइप करके बता दो, ये भी अलग अलग है ना? ये मान लो यहां से शुरू हो रही है और ये इस पॉइंट से शुरू हो रही है। एक दोनों अलग अलग पॉइंट से शुरू हो रही है। ये इस पॉइंट से शुरू हो रही है, इससे ये वाली, और ये वाली इस पॉइंट से शुरू हो रही है। दोनों अलग अलग पॉइंट से शुरू हो रही है तो इनके बीच में कोई कोण नहीं है। लेकिन जब ये दोनों किसी एक बिंदु से शुरू हो जाएं, जैसे ये हुई, इसी बिंदु से शुरू हो रही है, इसी जहां से मैंने पकड़ा हुआ है, ये भी इसी बिंदु से शुरू हुई और दूसरी भी इसी बिंदु से शुरू हुई, और उनके बीच में जो ये जगह है, इसको मैं क्या बोलूंगा? कि ये कोण बना रही। ठीक है, डिग्री में हम कोण को नापेंगे और ये तो आपको पता ही होगा। जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आई? ठीक है, ये भी और ये भी दोनों अगर एक जगह से शुरू हो रहे हैं तो ये आपस में एक कोण बनता है यहाँ पर। तो कोण क्या होता है? जब दो किरणें किसी एक बिंदु से शुरू होती है तो वहां पर कोण बनता है। तो कभी नहीं भूलोगे कोण की परिभाषा। समझ में आ गई है सभी को ये चीज? ठीक है, तो जैसे ये है हमारा, किस बिंदु से शुरू हो रहा है? इस बिंदु से, इसको मैं ए बोल देता हूं। तो ये वाली रेखा भी ए से शुरू हो रही है, सॉरी किरण, और ये वाली किरण भी ए से शुरू हो रही है।
और इसके बीच में जो कोण जो जगह है जो बनता है, जो भी बनता है उसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब कोण के कुछ प्रकार होते हैं, है ना। कोण कितने भी डिग्री का हो सकता है, 0 डिग्री का, है ना, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, 100 डिग्री का, 700 डिग्री का, कितने भी डिग्री का कोण हो सकता है। तो जितने डिग्री का कोण है उसी के हिसाब से कोणों को बांटा गया है। ठीक है, कोणों को किसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, किसके अनुसार बांटा गया है, जितने डिग्री का वो है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोणों के प्रकार। तो ये प्रकार हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला है न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है समकोण, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तीसरा है अधिक कोण, जिसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। चौथा है ऋजु कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और पांचवा है प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण की। तो न्यून कोण कैसा कोण होता है, जितने भी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण होते हैं, 0 से 90 डिग्री तक के कोण, ये सब क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, दोबारा से इससे समझाता हूं मैं। देखो, अभी ये एक किरण है, ये एक किरण है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो क्या कोई कोण बन रहा है इनके बीच में? जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो उनके बीच में कुछ कोण बन रहा है। आपको 0 डिग्री दिख रहा है ना, 0 डिग्री है ना इन दोनों के बीच में। जल्दी बताओ, कुछ कोण नहीं है इन दोनों के बीच में। दो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर हो, उनके बीच में कुछ भी एंगल, कुछ भी कोण नहीं होता। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले लाइन को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, और देखो जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं इनके बीच कोण बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। और बनते बनते जैसे ही ये पहुंचा 90 तक, ठीक है, 0 से लेकर 90 तक, इन सब कोणों को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला कोण है, ये 45 डिग्री बन गया। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, 30 डिग्री हो गया, या ठीक है 50 डिग्री हो गया। इन सबको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का कोण अगर कोई है तो वो कैसा कोण होता है, न्यून कोण होता है। अब आपको ये तो पता होगा ना 90 डिग्री कैसा होता है। अगर मैं 90 डिग्री बनाऊं तो 90 डिग्री ऐसा होता है ना, बिल्कुल सीधा, एक लाइन ऐसे खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो, ये 90 डिग्री है। सभी लोग इस चीज को मान रहे हो, ये 90 डिग्री है। तो ये लाइन पहले इसके ऊपर होगी ना, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर गई है, फिर ऊपर गई है। पहले एक साथ होंगी, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर जा रही है। तो धीरे धीरे कौन बढ़ रहा है, पहले 0 होगा, है ना, ऐसे ही तो है। देखो इसको, इसको भी तो मैंने ऐसे ही बताया था, पहले 0 है, फिर धीरे 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 बढ़ रहा है। और 90 तक के सारे कोणों को हम किस में डाल देते हैं, न्यून कोण में डाल देते हैं। ये 90 है और 90 से छोटे सारे कोण क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। अब 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, 90 तक के कोणों को तो हम बोलते हैं न्यून कोण या एक्यूट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, तो समकोण क्या होता है, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो देखो हमने शुरुआत 0 से की, 0 से 90 तक आ गए हैं। 0 से 90 से पहले पहले के सारे कोण कैसे थे, न्यून कोण थे। 90 कैसा हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, 0 से लेकर 90 तक न्यून चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे। जैसे ही 90 हुआ ये समकोण हो गया। यहां तक हम आ गए हैं। अभी 90 से आगे भी तो जा सकती है, ऐसे ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है ना। तो 90 से आगे जब जाएगी और 180 डिग्री से पहले पहले तक के सारे कोण क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है यार, मैं आपका ब्रो नहीं हूं। अधिक कोण क्या होंगे, 90 से 180 डिग्री से पहले पहले तक के कोण, ये सब क्या होंगे, अधिक कोण होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताओ, सबको क्लियर हुई ये चीज? अगर मैं कहूं 135 डिग्री कैसा कोण है, 135 डिग्री कैसा कोण है, 135 डिग्री कैसा है बताओ? 135 90 से 180 के बीच में आ रहा है, तो ये कैसा होगा, अधिक कोण होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं 40 डिग्री कैसा कोण है,
40 डिग्री कैसा कोण है? न्यून। न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि ये 0 से 90 तक के बीच में आ रहा है। ठीक है, 0 से 90 के बीच में आता है ना 40। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण। तो 180 डिग्री का जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है? एक सीधी लाइन। एक सीधी लाइन कितना बनाती है? आपने अपने जो डी होता है आपका उसमें देखा होगा, ऐसे जो सीधी लाइन खींची होती है ये कितना होता है? 180। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा जितने भी एंगल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, तो 0 से हमने शुरू किया, 0 से 90 न्यून, 90 समकोण, 90 से 180 अधिक कोण, 180 रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल, और 180 से आगे के जो कोण हैं उनको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो कोणों के प्रकार सबको समझ में आ गए हैं? किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है किस तरीके का कोण है। ठीक है, मान लो मैं इसको कह देता हूं ये है 35 डिग्री का, तो आपको बताना है, पोल में आंसर करना है ये किस तरीके का कोण है। मैंने कहा पोल में आंसर करना है यार, आप तो 1 सेकंड भी नहीं दे रहे हो। चैट में लिख दिया, कोई बात नहीं। चलिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। बताइए, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज दिस? ये कैसा कोण है? पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग, जल्दी से करिए। हाँ जी, 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है 35 डिग्री, तो मैंने बताया 0 से 90 डिग्री तक के बीच के कोण सारे क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो 35 डिग्री क्या आ रहा है? 0 और 90 के बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, इसको बताइए ये कैसा कोण है? और इसमें मैं आपको ये नहीं दूंगा कि कितने डिग्री का है, आप खुद सोचो। पोल में आंसर करना है। ये कैसा कोण है? 4 ऑप्शन है आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो कोण है 90 डिग्री से तो ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, और 180 से कम है, 180 से कम है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 से कम हो, अधिक कोण। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से ज्यादा क्यों है? क्योंकि 90 ऐसा बनेगा कुछ, और ये थोड़ा और उधर जा रहा है तो 90 से ज्यादा होगा। और 180 से कम क्यों है? कि 180 ऐसे बनेगा।
तो ये 180 से कम है, और 90 ऐसे बनेगा, 90 से ये ज्यादा, इतना पार्ट ज्यादा है, 180 से इतना पार्ट कम है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं पूरक तथा संपूरक कोण क्या होते हैं। कोई बताएगा मुझे? कॉम्प्लीमेंट्री यानी सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक और संपूरक क्या होते हैं? कोई भी स्टूडेंट? सबसे पहले पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग कितना हो? अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, मान लो एक कोण मैंने ए लिया और दूसरा कोण मैंने बी लिया, उनका योग जो है अगर 90 डिग्री है, तो ये जो कोण ए तथा कोण बी है इनको हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। कोण ए तथा कोण बी क्या होंगे? पूरक होंगे, पूरक कोण होंगे। जैसे मैं कहूं 35 और 55, 35 और 55 कैसे कोण है? पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि इनका योग कितना आता है? 90 डिग्री आता है। यस, 45 और 45 भी बोल सकते हो, ठीक है, 45 और 45 भी आप बोल सकते हो। ये भी कैसे कोण है? पूरक कोण है, क्योंकि इनका अगर आप योग करोगे 45 और 45 का तो कितना आता है? 90 आता है। ठीक है, इसी तरीके से अब बात आती है संपूरक कोण की। तो संपूरक कोण कौन से कोण होते हैं? जिनका योग कितना हो? 180 हो। ठीक है, तो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल होते हैं, ऐसे कोण होते हैं जिनका योग कितना हो? अगर मैं कोण ए और कोण बी ले लूं, इनका योग अगर 180 है, तो कोण ए और कोण बी कैसे कोण होंगे? संपूरक कोण होंगे। कैसे कोण होंगे? संपूरक कोण। जैसे 120 कोमा 60, 120 और 60, यस वेरी गुड, या 110 और 70, ये भी कैसे हैं? संपूरक हैं, क्योंकि इनका योग 180 होता है। या 110, अच्छा 110 तो हो गया, 140 और 40, ये भी कैसे हैं? संपूरक कोण है, क्योंकि इनका योग भी 180 होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो पूरक कोण और संपूरक कोणों का क्या होता है? जोड़ा होता है, पेयर होता है उनका। तो अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो पूरक, और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की या आसन्न कोण की। तो भाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल को हम 3 पॉइंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट किसी भी कोण पर फॉलो हो रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है उभयनिष्ठ शीर्ष। अच्छा, शीर्ष क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया नहीं है ना। शीर्ष देखो क्या होता है, पहले शीर्ष बता देता हूं क्या होता है। जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, जिस पॉइंट से ये शुरू हो रही है, जिस पॉइंट से ये शुरू हो रही है, इस पॉइंट को हम शीर्ष बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, शीर्ष या वर्टेक्स क्या होता है? जहां से, जिस बिंदु से ये दोनों लाइन शुरू होकर एक कोण बना रही, उसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष या वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं 90 डिग्री का कोण है, तो इसका शीर्ष या वर्टेक्स क्या होगा? ये पॉइंट होगा, जहां से ये दोनों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा निकल रही है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष या वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो आसन्न कोण कौन से कोण होते हैं? जिसमें क्या हो? एक तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब मैं समझाऊंगा ये एक एक पॉइंट, पहले लिख लेता हूं। क्या क्या हो? एक तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और एक उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा। यहां लिख सकता हूं मैं कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म। और तीसरी चीज है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। अब इस लाइन का मतलब मैं समझाऊंगा। वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। चलो इस चीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है
सबसे पहला पॉइंट है उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। दो कोण आसन्न कोण कब होंगे? जब उनके उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी वो जो कोण है किसी एक बिंदु से ही शुरू हो रहे हैं। जैसे इसको देखो आप, इसे देखो ए बी डी, इसको ए बी डी और डी बी सी, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी दोनों का शीर्ष उभयनिष्ठ है, कॉमन वर्टेक्स है या नहीं? जल्दी बताओ। एंगल को लिखना सभी को आता है? एंगल को लिखना सभी को आता है क्या? एंगल कैसे लिखते हैं? अगर मैं यहां पर कुछ बना दूं और इसको बोल दूं बी, इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं सी, अगर मुझे इस एंगल बी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसको हमेशा बीच में रखते हैं। बीच में रखने का मतलब कैसे है? जैसे बी की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं ना, चलो इसको भी मिला देता हूं। जैसे बी की बात कर रहे हैं तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एंगल बी किसके बीच में आएगा? ए और सी के बीच में, ए बी सी। ठीक है, अगर मैं बोलूं सी तो उसको कैसे लिखोगे? एंगल सी की बात कर रहा हूं ना तो सी बीच में आएगा, ए सी बी, ए और बी के बीच में सी आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं ए की तो ए बीच में आएगा, तो एंगल बी ए सी। बीच में आने का मतलब समझ रहे हो ना? यहां पर एंगल ए की बात हो रही थी तो बी ए सी, सी की बात हो रही थी तो बी सी ए, और बी की बात हो रही थी तो ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से हम एंगल्स को लिखते हैं। तो अब मैं यहां पर ध्यान से सुन ला जो मैं बता रहा हूं। एंगल ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाला एंगल, ये वाला, और एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल, दोनों का जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ है या नहीं? जल्दी बताओ। उभयनिष्ठ से मतलब है एक ही जगह से दोनों शुरू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? वर्टेक्स इनका कॉमन है या नहीं? जल्दी बताओ। जो एंगल ए बी डी है वो भी इसी पॉइंट से शुरू हो रहा है, बी से, और डी बी सी भी किस पॉइंट से शुरू हो रहा है? बी से शुरू हो रहा है। तो दोनों का जो वर्टेक्स है, दोनों का जो शीर्ष है वो बी है। जल्दी बताइए भाई, समझ में आ रहा है सभी को? अगर नहीं आ रहा है तो बोलो। बी कॉमन है ना? हाँ सुमित, वेरी गुड। ठीक है, इनका जो शीर्ष है वो बी है। क्यों है? क्योंकि ए बी डी इसका भी शीर्ष बी है, सी बी डी इसका भी शीर्ष बी है। अब बी में शीर्ष मैंने अभी बताया है क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, अभी अभी बताया था। वर्टेक्स ये वाला पॉइंट होता है जहां से वो भुजाएं जो हैं जिनके बीच में कोण बन रहा है, जो भुजाओं के बीच में जिनके बीच में कोण बन रहा है, जहां से वो शुरू होती है, उस पॉइंट को हम शीर्ष कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो ए बी सी भी बी से शुरू हो रहा है और डी बी सी भी बी से शुरू हो रहा है, तो दोनों का जो शीर्ष है वो कॉमन है, पहली चीज। ओके, दूसरी है उभयनिष्ठ भुजा, यानी इन दोनों के कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो आप देखो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, सॉरी एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा बी डी है या नहीं? देखो ए बी डी में भी बी डी आ रही है भुजा, और डी बी सी में भी भुजा बी डी आ रही है। तो दोनों एंगल में ये जो बी डी भुजा है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ये चीज सबको समझ में आई? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए दोनों एंगल में, अगर वो आसन्न कोण है तो। कर रहा हूं रिपीट। पहला पॉइंट तो था उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। अगर दो कोण आसन्न कोण है तो उनका जो शीर्ष है वो कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो कॉमन है। दोनों कोणों में एक भुजा क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो आप देखो ए बी डी और डी बी सी में बी डी भुजा आ रही है या नहीं आ रही है? ये है ए बी डी, इसमें भी बी डी आ रही है। ये है डी बी सी, इसमें भी बी डी आ रही है। आ रही है, देखो ए बी, और ये देखो ये बी डी इसमें आ रही है, इस कोण में, इस कोण में बी डी आ रही है, इस वाले कोण में ये आ रही ना बी डी, और इस वाले कोण में देखो सी बी और डी, इसमें भी आ रही है बी डी, इसमें भी आ रही है। तो दोनों में आ रही है ये भुजा, यानी ये भुजा क्या हो गई? कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, उभयनिष्ठ भुजा होती है।
तो ये दोनों है, शीर्ष ये है उभयनिष्ठ दोनों का और भुजा ये है उभयनिष्ठ। अब तीसरी चीज है जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। अब ये बताओ उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन जो भुजा है वो कौन सी नहीं है? एक तो ये वाली नहीं है, एक ये वाली नहीं है, ये तो कॉमन है ना, अभी हमने देखा ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो उभयनिष्ठ कौन सी नहीं है? एक तो ये वाली भुजा उभयनिष्ठ नहीं है और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, मैं इसको पूरे को एक बार हटा देता हूं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें उभयनिष्ठ भुजा ये थी BD। ठीक है, तो कौन सी बची जो उभयनिष्ठ नहीं है? एक तो ये वाली बची और एक ये वाली बची। तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है यानी AB और BC वो क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। विपरीत दिशा में मतलब ये है कि उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये वाली है, इसके विपरीत दिशा में ये है और ये उसके विपरीत दिशा में, मतलब दोनों अलग अलग दिशाओं में होनी चाहिए। जैसे ये देखो AB इसके उल्टे हाथ पर है और जो BC है वो उसके सीधे हाथ पर है, दोनों विपरीत दिशा में है ना, एक उल्टे हाथ पर है और एक सीधे हाथ पर है, दोनों एक ही दिशा में नहीं है। ये चीज समझ में आई? जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में, यानी एक अगर उल्टे हाथ पर है तो दूसरी सीधे हाथ पर होनी चाहिए, अगर एक लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। क्लियर हुआ तीसरा पॉइंट सभी को? जल्दी बताओ, तीसरा वाला जो पॉइंट है सबको क्लियर हुआ या दोबारा बताना है? तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है यानी जो भुजा कॉमन नहीं है, कॉमन कौन सी नहीं है? AB और BC, वो क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में, यानी BD के विपरीत दिशा में। BD के विपरीत दिशा से मतलब है कि अगर एक दूसरी तरफ है उल्टे हाथ पर है तो दूसरी सीधे हाथ पर होनी चाहिए। तो अगर किसी भी कोणों में ये तीनों चीजें, पहली दूसरी और तीसरी, अगर ये तीनों पॉइंट एक साथ उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारा आसन्न कोण कहलाता है। ABD में वो बस कोण को दिखाने का तरीका है। अब देखो अलग अलग दिखाना पड़ता है ना हमें, इसको बोल रहे हो ना, इसको अगर इसको भी मैं ऐसे ही बना देता सिंगल तो उसमें ना हमें डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होती, अलग अलग करने में उसको मुश्किल होती, क्योंकि ये भी सिंगल बना हुआ है, इसको भी अगर मैं सिंगल कर दूंगा तो ऐसा लगता है कि ये एक जैसे कोण है। तो ये अलग अलग दिखाने के लिए इसको दो बार बना दिया गया है ऐसे। ये बस दिखाने का तरीका है, कुछ नहीं है। ठीक है, मान लो अगर एक और एंगल होता, ये मान लो एक और एंगल होता यहाँ, तो इसको ऐसे दिखा देते 1 2 3। तो ये दिखाने का तरीका है, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको मुझे ये बताना है कि क्या जो दिए हुए क्वेश्चन में जो कोण है वो आसन्न कोण है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहीं पर बना देता हूं इसको, या अगले पेज पर बना देता हूं एक एंगल। मैं बनाता हूं यहां पर एक एंगल, ठीक है, ये भुजाएं हैं। आपको बताना है अगर मैं इसको ABCD बोल दूं तो आपको बताना है क्या ABD और DBC आसन्न कोण है या नहीं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है? जल्दी बताइए, क्या ये एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है? एंगल ABD और एंगल DBC, क्या ये दोनों आसन्न कोण है? वेरी गुड, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि पहली चीज ये एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं दोनों कोण। ठीक है, ये कोण भी इस पॉइंट से बन रहा है ऐसे जाकर और ये वाला कोण भी इसी पॉइंट से बन रहा है ऐसे जाकर, यानी इनका जो पॉइंट है, इनका जो वर्टेक्स है, इनका जो शीर्ष है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। शीर्ष क्या है? उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये एक ही शीर्ष से बन रहे हैं। दूसरी चीज इनकी इसमें देखो, अगर आप ABD में देखो BD आ रहा है, ABD में भी क्या आ रहा है? BD आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ABD में भी ये BD भुजा आ रही है और BDC में भी BD भुजा आ रही है। ठीक है, सॉरी DBC में,
डीबी सी में भी बीडी भुजा आ रही है और एबी डी में भी बीडी भुजा आ रही है, यानी भुजा भी क्या है इसकी, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ भुजा। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी नहीं है, ये वाली और ये वाली, ये इस उभयनिष्ठ भुजा के क्या है, विपरीत दिशा में है, एक उल्टे हाथ पर है और एक सीधे हाथ पर है। तो अब समझ में आ गया आसन्न कोण कैसे डिफाइन करना है सभी को। अगर किसी को डाउट हो तो बताओ, आगे चल रहे हैं फिर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे आसन्न कोण। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कोणों का रैखिक युग्म। तो कोणों का रैखिक युग्म कुछ नहीं है, अगर कोई आसन्न कोण 180 डिग्री के कोण बना रहे हैं तो उसको हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक लाइन खींची, ये एक रेखा खींची यहां पर, ठीक है, और इसी के ऊपर अगर मैं कोई एक रेखा खड़ी कर दूं इस तरीके से, या यहां पर नहीं तो यहां पर थोड़ा पीछे, इस तरीके से अगर मैं कोई यहां पर रेखा खड़ी कर दूं, तो आप अगर देखोगे ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण है ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं, मान लो ए बी सी डी, तो जल्दी से बताओ क्या ए बी डी तथा सीबीडी, एंगल सीबीडी दोनों आसन्न कोण है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब अगर आप देखो इन दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीधी लाइन क्या बनाती है, 180 डिग्री बनाती है ना। अगर ये कोई लाइन सीधी है तो ये पूरा 180 बनाती है, ये पूरा 180 डिग्री बनाती है, ये सबको पता है ना, एक सीधी लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो सीधी लाइन है ये पूरा कितना बनाएगी, ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यानी इसका और इसका योग कितना है, 180 है। तो ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर हुआ सभी को ये, ठीक है। आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो कोणों का रैखिक युग्म है, सिंपल सी एक लाइन में अगर मैं बोलूं। अगर आपके, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकता है कि कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल, अगर आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह कोणों का एक रैखिक युग्म कहलाता है। सिंपल। आ सकता है क्वेश्चन एक नंबर में या मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर सबको समझ में आ गया तो भाई टाइप कर दो। कोणों के रैखिक युग्म में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की, ठीक है। अभी देखो ये सब मैं आपके बेसिक्स क्लियर करा रहा हूं, अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया ना तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। जिन बच्चों ने आज की क्लास मिस कर दी है उनको, अगर वो अगली क्लास में आते हैं तो मतलब उनका ये सब चीजें छूट चुकी है। अगर उनको पहले से आती है तो उनको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आती है तो दिक्कत होगी, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, अगर दो रेखाएं, अगर मैं यहां पर दो रेखाएं बनाऊं, एक ये बना दी मैंने और एक ये बना दी, ठीक है। एक रेखा मैंने ये बनाई है, इसको मैं बोल देता हूं एल, और एक रेखा मैंने ये बनाई है, इसको मैं बोल देता हूं एम। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। इस प्रतिच्छेद का मतलब है काटना, ये दो रेखाएं इस बिंदु पर काट रही है ना एक दूसरे को, इसको मैं बोल देता हूं ओ। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है। सबसे पहली चीज सबको क्लियर हुई, शीर्षाभिमुख कोण कहां बनेगा, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वहां कौन सा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। और जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो कौन से होंगे, अच्छा मैं इनको नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। तो हमेशा याद रखना ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के, ठीक है। इनको भी हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण,
ठीक है, जिसको इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट बोला जाता है। तो ये एंगल जो है इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इनको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताइए, सभी को ये चीज क्लियर हुई? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ठीक है, पहले बनते कैसे हैं? अगर ये इस तरीके से मान लो, ये दो लाइन है, ये ऐसे काट रही है, क्रॉस जैसे काट रही है, ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले के बराबर होगा, ये साइड वाला साइड वाले के बराबर होगा। इसको हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होगा और साइड वाला ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। चलो, तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ठीक है, मान लो ये एक रेखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चंस में काम आएगा आपको। पहली जो एक्सरसाइज है, अगर कोई एक रेखा है, इसके ऊपर अगर कोई किरण खड़ी है, ठीक है, मान लो इस तरीके से ये कोई किरण है, ठीक है, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 होता है। मतलब इसका और इसका योग कितना होगा? 180 होगा। और ये क्या है? कोणों के रैखिक युग्म है। कोणों के रैखिक युग्म है, क्यों? क्योंकि ये आसन्न कोण है और इनका जो योग है वो 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये क्या है? कोणों के रैखिक युग्म है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका उदाहरण है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। एक आकृति दी हुई है 6.9 में, रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल POR और एंगल ROQ का जो रेशियो है वो 5:7 है, तो सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। करो सभी लोग, जल्दी से करिए सभी लोग। कैसे करोगे? इसको अलग अलग कलर में बना देता हूं जिससे हमें समझ में आए थोड़ा आराम से। ये है P, ये है Q, ये है S और ये है R। ठीक है, आपको ये सारे कोण बताने हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, सारे बताने हैं। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे? आपको एक चीज क्वेश्चन में दी हुई है, उस चीज का आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। वो दिया हुआ है अनुपात। आप अपने क्वेश्चन में देखो, कहा गया है साफ साफ। अच्छा, मैंने जब आपको वो पढ़ाया था हिरोन का सूत्र, मैंने बताया था अनुपात को कैसे हटाते हैं। याद है सभी को कि अगर मुझे इस अनुपात से संख्याएं बंधी हुई है, इनको अगर हटाना है तो कैसे हटाऊंगा? एक चर की गुणा करके। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? 5x और इसको मैं क्या बोल दूंगा? 7x। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल POR और एंगल ROQ का अनुपात इतना है, तो मैं यहाँ सिंपल लिख लूंगा एंगल POR बराबर है 5x और एंगल ROQ बराबर है 7x। ठीक है, रेशो हटा दिया मैंने। ये चीज क्लियर सभी को? POR को मैंने 5x लिखा है और ROQ को मैंने 7x लिख दिया। अब देखो आप ध्यान से अपने इस चित्र में, POR कहां बन रहा है? POR देखो यहां से बन रहा है। P, अच्छा O बीच में है, O मैंने लिखा नहीं, उसको भी लिख देता हूं, O यहां पर है। चलो, POR, P ये रहा, O यहां पर है और R ये, यानी ये वाला एंगल POR, यानी कौन से एंगल की बात हो रही है? इस वाले की। ठीक है, और कौन सा है? ROQ, ROQ यानी इस वाले की। ठीक है, इस वाले की और इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो मुझे आप ये बताओ, ये आप इस एंगल को और इस एंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक सीधी रेखा पर है। ठीक है, अगर मैं इस वाले हिस्से को मान लो हटा दूं, पीछे वाला हिस्सा मैं हटा, पीछे वाला हिस्सा मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। अब देखो इसको, जल्दी से मुझे ये बताओ, क्या P, अच्छा यहां पर O था, POR और ROQ का जो योग है वो 180 होगा या नहीं? क्योंकि एक सीधी रेखा है, अभी मैंने बताया ना, ये एक सीधी रेखा है। कौन सी? POQ।
पीओ क्यू क्या है? एक सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा पर क्या खड़ी है? एक किरण खड़ी हुई है। एक किरण खड़ी हुई है। और जब एक सीधी रेखा पर जब कोई किरण खड़ी होती है तो ये जो आसन्न कोण है इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यही तो बताया था मैंने, देखो यहां बताया था ना कि एक सीधी रेखा है, इस पर ये एक रेखा खड़ी हुई है, तो यहां पर एक कोण बन रहा है, यहां पर एक कोण बन रहा है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो यही यहां पर आप देखो, ये एक सीधी रेखा है पी क्यू, पीओ क्यू। इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको ना मैं इस चित्र को थोड़ा घुमा रहा हूँ, इसको मैं ना ऐसे घुमा देता हूँ, जब आपको समझ में आएगा। ऐसे घुमा रहा हूँ इसको इस दिशा में, तो मैं अब सीधी रेखा बना रहा हूँ इसकी। मैंने यहां पर एक लाइन खींची, इसको मैंने बोला क्या? पीओ क्यू। ठीक है, इस पीओ क्यू को मैंने सीधा कर दिया है, पी ओ क्यू। और इस ओ से क्या जा रही है? एक रेखा जा रही है आर। इस ओ से एक रेखा क्या जा रही है? आर। तो ये एक रेखा है जिसको मैंने बोला आर। अब आपको साफ साफ दिख रहा है पी ओ आर और आर ओ क्यू दोनों का योग कितना है? पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये पूरा 180 है, तो दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। समझ में आया? मैंने क्या किया है, इसको ना सीधा करके यहां पर दिखाया आपको, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो पीओ आर क्या है यहाँ पर? 5x प्लस आर ओ क्यू क्या है? 7x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 7 और 5 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर यहां से क्या आएगा? 180 बटे 12। और जब आप 180 को 12 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो x का मान कितना आया यहाँ पर? 15। x बराबर यहाँ पर क्या आया? 15। ठीक है, अब x 15 है तो पीओ आर कितना होगा? पीओ आर कितना होगा? 5x। तो x की जगह मैं 15 रख दूंगा, तो पीओ आर कितना आया? 5 गुणा 15 यानी 75 डिग्री। और इस x की जगह 15 रखूंगा तो 15 सत्ते 105 यानी 105 डिग्री। ठीक है, तो पीओ आर जो है वो मेरा कितना आ गया है? यानी ये वाला एंगल पीओ आर। पीओ आर कौन सा है? ये वाला। तो ये कितना आ गया है? 75 डिग्री। और ये कितना आ गया है? 105 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से मैं ऊपर लिख देता हूं, इस वाले चित्र में पीओ आर कितना आया है? 75 डिग्री। और ये कितना आया है? 105 डिग्री। अब मैंने अभी अभी आपको बताए थे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैंने बताया था कि जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती है, जैसे यहां पर कर रही है, अगर आप देखो यहां पर ये पी क्यू और आर एस एक दूसरे को काट रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी 75 के सामने क्या है? ये वाला, तो ये भी कितना होगा? 75 होगा। और 105 के सामने ये वाला है ना, 105 के सामने ये वाला है ना, तो ये भी 105 होगा। तो आपके जो चारों कोण हैं वो निकल गए हैं कितने? 105 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 75 डिग्री। आया समझ में? बताइए, आया समझ में सभी को? भाई देखो, थोड़ा ध्यान दे लो, है ना, हलवा नहीं है ये कि बस देखा और खा लिया। ये तो अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे आपने पढ़े भी होंगे, ट्राइंगल पढ़ा होगा आपने, ट्राइंगल में तो और भी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको अगर ये क्लियर हो गया है तो यस टाइप करके बता दो, और अगर रिपीट करना है तो और टाइप करके बता दो। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं हम। अच्छा, टाइम कितना हो रहा है? 5 मिनट है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? हो जाएगा, या चलो अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में कर लेंगे। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं यहां पर दो लाइन बना रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर दो लाइन बनाई, और आपसे कहा गया है ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो बाकी सभी एंगल आपको बताने हैं।
अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो बाकी सारे एंगल कितने होंगे, बाकी सारे कोण कितने होंगे। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ ओ, यहाँ पर ए बी सी डी। तो आपको बताना है एंगल ए ओ सी कितना होगा, एंगल बी ओ सी कितना होगा, और एंगल बी ओ डी कितना होगा। वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा यार 5 मिनट, वो मुझे पता है ना किस टाइप का क्वेश्चन है वो, उसमें मुझे पूरा लिखना पड़ेगा सब कुछ। अगर फिगर देख के करना होता तो वो तो मैं भी कर दूंगा, फिगर देख के तो हो जाएगा आराम से, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सर लेकिन मुझे सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना उसको, उसमें टाइम सर लगेगा। फिर से बताना सर, क्या कल्पना है। इसमें देखो, एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, वो दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही हैं, और आपको दिया गया है एंगल ए ओ डी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए ओ डी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो बाकी सारे एंगल यानी ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी कितने होंगे। बताइए। बताइए जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें। चारों मिलाकर 360 होंगे, अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग कितने होंगे। 90, वेरी गुड मनीष, 90, वेरी गुड। करने का तरीका ये नहीं है 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 बराबर 360, नहीं। अगर मैं 90 की जगह यहाँ पर 70 लिख देता तो क्या करते, 70 प्लस 70 प्लस 70। चलो मैं 90 की जगह यहाँ पर 70 कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये 70 डिग्री है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 70 डिग्री। अब क्या करोगे, हाँ उसका आंसर सही था। अब बताओ अब क्या करोगे अगर ये 70 डिग्री है तो, अब 70 प्लस 70 प्लस 70 कर दोगे। इसका मतलब पूरी क्लास में आपको जो भी सिखाया गया आपने ध्यान से कुछ सुना नहीं। सबसे पहली चीज, आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण सबको समझ में आ गए हैं, पहले ये बताओ शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। अगर दो लाइन, जैसे यहाँ पर दो लाइन है, ये एक कौन सी लाइन है, ए बी, और एक लाइन है सी डी, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं। जैसे इसके सामने कौन सा है ये, इसके पड़ोस में कौन सा है ये आपस में बराबर होते हैं। अगर ये वाला 70 है, अगर ये वाला 70 है तो सामने वाला भी कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, तो ये भी 70 हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखो इस लाल वाली रेखा को, इस लाल वाली रेखा को अगर आप ध्यान से देखो, इसको, ये पूरी 180 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है ना, ये 180 डिग्री बनाएगी, यानी ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री होगा। अगर मैं नीचे वाले को हटा दूं, मैं हटा ही देता हूं नीचे वाले, अगर मैं यहां पर इसको हटा दूं ऐसे, ये हटा दिया मैंने नीचे वाला, अब देखो, अब देखो, ये एक सीधी रेखा है, पूरा 180 डिग्री होगा, पूरा 180 डिग्री होगा तो इतना 70 है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 70, यानी 180 में से जब 70 घटाओगे तो कितना आया, 110 डिग्री। तो ये कितना आया, 110 डिग्री। ठीक है, अब वापस नीचे आ जाता हूं मैं, जो मैंने हटाया उसको भी तो लगाना है, उसको भी तो निकालना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये कितना आया था, 110 डिग्री। अब इसके विपरीत दिशा में या इसके सामने वाली दिशा का जो एंगल है वो इसका शीर्षाभिमुख होगा, वो इसका क्या होगा, शीर्षाभिमुख होगा। अगर ये 110 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो 70 110, 70 और 110 आया। क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है, कैसे सोचना है। भाई देखो, सीधी सी बात है, सिंपल सी, प्रैक्टिस बहुत सारी करोगे तब जाकर ये जो है ना, अभी तो मैं मिटा मिटा कर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में मिटा मिटा कर करोगे तो फिर तो पूरा टाइम इसी में लग जाएगा एक क्वेश्चन में। प्रैक्टिस इतनी करो कि आंखों के सामने आती समझ आ जाए करना क्या है। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे, सारे क्वेश्चन कर डालो, एग्जाम्पल भी, क्वेश्चन भी, सब कुछ, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।
अब जिनके डाउट है वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं। आज तो आए भी बहुत कम लोग हैं।